वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक खास मेहमान, जी हाँ, युवा हैं और उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के करण महाराज जी। उनसे जानेंगे कि कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर आगे की नीतियाँ क्या हैं और उनकी सोच क्या है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे जो वहाँ चल रहे हैं उन पर उनकी राय भी लेंगे। करण महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार सर। करण जी, आप युवा हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा ही वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं। उत्तराखंड युवाओं के लिए बहुत कुछ कहता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड के अंदर तैर रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि बड़ा विपक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जगह के लिए, और आप उस विपक्ष के अंदर एक ऐसा चेहरा है जो बेबाक हमेशा बोलता रहा है, और ऐसे में अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो चिंतन शिविर को लेकर हम पहले जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि चिंतन शिविर, और वो भी जो है चिंतन शिविर जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही पर जो सवाल लगातार खड़े रहे हैं, उसे लेकर ये चिंतन शिविर बताया गया है कि किसी तरीके से वो सही हो। तो आपको क्या लगता है कि इस चिंतन शिविर से क्या कोई नतीजा आने वाले समय में निकलेगा? जी। चिंतन शिविर होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन चिंतन शिविर में जो चीज़ें निकली हैं वो हमारी जो हम बातें कर रहे थे उनको सही साबित करते हुए लग रही हैं। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि तेरी फाइल मेरी फाइल कह के टालना छोड़ें, और चीफ सेक्रेटरी का ये कहना कि अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे, ये हमारे लिए चिंता का विषय भी, हमारे माथे में चिंता की लकीरें भी खींचता है। जब प्रशासन पे पकड़ नहीं होगी, जब अधिकारियों पे लगाम नहीं कसी जाएगी, लाल फीता शाही हावी होगी, तो राज्य किस तरीके से चल रहा होगा ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। इस समय राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है, राज्य में कोई काम नहीं हो रहे, और लगातार मुख्यमंत्री को अपीलें करनी पड़ रही हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए। वो कहते रहे, उसके एक हफ्ते बाद उनका बयान आया कि मैं खटीमा से हल्द्वानी गया, मेरी कमर टेढ़ी हो गई, इतने गड्ढे हैं। और शिक्षा में, जब मैं याद है मुझे, जब 2007 में मैं पहली बार विधायक बन के आया था, हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस होता था इस बात को कहते हुए कि केरल के बाद सबसे पढ़े लिखे राज्य के रूप में पढ़े लिखे लोगों का राज्य उत्तराखंड है। आज हम 33वें नंबर पर चले गए हैं, और मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक खुद लेनी पड़ी शिक्षा विभाग की। तो ये अजीब सी एक स्थिति उत्तराखंड की है। आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, यूपी की पुलिस आके पकड़ते हैं, हमारी पुलिस को पता ही नहीं चलता। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी को बचाने के लिए जिस तरह का व्यवहार हुआ, डोजर चल गया, पहले बयान आता है, हमारे पास फुटेज भी है उसकी, कि अधिकारी कह रहे कि साहब हमने फॉरेंसिक जांच के लिए ज़रूरी तथ्य जुटा लिए हैं, और कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है कि साहब डोजर चल गया था, आग लग गई थी, तो हमको फॉरेंसिक जांच के लिए कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया। पुलिस जो है अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं करती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, भर्ती घोटाले, उसमें आनन फानन में ये दिखाने के लिए कि साहब हमने तुरंत कार्रवाई कर दी, और 29 के आसपास लोगों की जमानतें हो जाना, कमज़ोर केस बनाना, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसने लोगों का मन तोड़ दिया है। विधानसभा की बैकडोर भर्ती, उसमें कर्मचारियों की नौकरियां तो ले ली गई, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिन नेताओं ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके नैतिकता को ताक पर रखकर कानून का लाभ उठाते हुए अपने परिजनों की नौकरियां विधानसभा में बैकडोर से लगाई, वो क्षमा मांगे, लोगों के सामने एक्सपोज हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी हमारे राज्य के लिए इस समय चिंता का विषय है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था पटरी से बाहर है, अधिकारी काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं करते। करण भाई, बीते दिनों देखा है कि आप पुलिस को लेकर बहुत ज़्यादा हमलावर आप रहे हैं, और डीजीपी को लेकर आपने कहा है कि हटाए जाएं। ये लगातार आपका हमला चल रहा है, वो क्या कारण है? बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। अंकिता मर्डर केस आप देख लीजिए, शुरू से अभी तक जो जो घटनाक्रम करा, क्या पुलिस के किसी बड़े आला अधिकारी को ये शोभा देता है कि उसके पिता की बात को वो रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करके सार्वजनिक करे? कानूनी अपराध भी है। उसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार में आतंकवादी रह रहे थे, इनको पता ही नहीं, यूपी की पुलिस आके गिरफ्तार कर ली। केदार भंडारी को बिना एफआईआर के
धर लिया, उसको रख लिया अपनी कस्टडी में और इतना मारा कि वो, अब ये पुलिस ये कहती है वो गंगा में कूद गया। हमको नहीं लगता गंगा में कूदा, वो कहाँ है केदार का पता ही नहीं। अगर गंगा में कूदा तो वो गोताखोर भेज के उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई, उसकी बॉडी को बरामद करने की कोशिश क्यों नहीं हुई। जब सीजीएम साहब ने कोर्ट से आदेश करा तब उसमें कार्रवाई पुलिस वालों के खिलाफ होनी शुरू हुई है, उसका भी मुझे भरोसा नहीं कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो ये हालात इस राज्य में हैं। 3 महीने हो गए केदार को गायब हुए, उसके माँ बाप को ये पता नहीं कि अंत्येष्टि करनी कि उसका इलाज करना है। अंकिता के केस में कौन वीआईपी था आखिर, किस तरीके के बयान दिए गए हैं पुलिस के द्वारा, किस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कोर्ट में, वो देखने लायक है। कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। वीआईपी को कौन आखिर ऐसा वीआईपी था भाई? तो ऐसे में किसका इस्तीफा मांगे आप बताएं, कौन जिम्मेदार है? मैंने तो मुख्यमंत्री करण भाई, आपको लगता है कि अंकिता वाला जो केस है उसमें लापरवाही हुई है? व्यक्ति को लाए। करण भाई, आपको लगता है कि अंकिता वाला जो केस है उसमें लापरवाही हुई है? लापरवाही भी हुई, मैं लापरवाही नहीं कहूँगा, मैं साजिश कह रहा हूँ। वीआईपी को बचाने की साजिश। अंकिता भंडारी के जो व्हाट्सएप में चैट है उसको पढ़िए ना भाई। कह रही है मुझे किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए फोर्स किया जा रहा है। क्यों नहीं उसको बयान मानते उसका मृतक का? क्यों नहीं उस वीआईपी की ढूंढ करते? और ये कहना पुलिस का, एसटीएफ का कि वीआईपी वो है जो हाईएस्ट पेड वहाँ कस्टमर आता था, कितनी शर्मनाक बात है। डोजर चला दिया, डीएम 2 बार अपने बयान बदलता है। फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य जुटा लिए गए हैं, इसकी वीडियो जारी होती है। कोर्ट में बयान देते हैं कि साहब फॉरेंसिक जांच के लिए कोई तथ्य मिले ही नहीं क्योंकि डोजर चल गया था, आग लग गई थी। क्यों अंकिता का कमरा तोड़ा गया? क्यों उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया? क्यों उसकी बॉडी फूली हुई नहीं थी? अगर 7 दिन अगर पानी में रही तो फूली क्यों नहीं थी बॉडी? ये सारे प्रश्न हैं और आने वाला समय इसका उत्तर मांगेगा। यहाँ की उत्तराखंड की जनता को जानने का हक है कि अंकिता के संग क्या हुआ, केदार के संग क्या हुआ। यूपी की पुलिस आगे भाई गोलीबारी करती है, ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी मर जाती है। खनन माफियाओं का, भूमाफियाओं का बोलबाला इस प्रदेश में हो गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था के लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलें? बिल्कुल करण भाई। अच्छा, एक यात्राओं पर भी बड़ा जोर इस बार आप दे रहे हैं, तो यात्राओं को लेकर आपको क्या लगता है कि यात्राओं से चेतना आएगी या वास्तव में यात्राओं से कांग्रेस एकजुट होगी? दोनों काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा पहले झंडा यात्रा निकाली थी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, अपार समर्थन था। अभी हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा के समर्थन में हम लोग भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। उसमें राहुल गांधी जी के जो मुद्दे हैं, भारत की गंगा जमनी तहजीब को बचाना, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना, एक दूसरे से प्यार करना, क्षमा करना, दूसरे को स्वीकार करना, ये हम लोगों से मिल के बात कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं, घर में बैठे हुए बेरोजगार बच्चों को देख के माँ बाप परेशान हैं, हो रहे भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों को देख के लोग परेशान हैं, कानून व्यवस्था को देख के लोग परेशान हैं। लोग जगह जगह पे खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आम आदमी हमारे संग जोड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो चौपालें हो रही हैं उसमें जब हम लोगों से कन्वर्सेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोग खुद हमसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है और कांग्रेस को भी इससे एक ताकत मिली है। अच्छा करण भाई, ये भी कहा जा रहा है कि जब भी आपके यहाँ अलग अलग तरीके के नेता कोई रैली कर देते हैं या अलग तरीके से कोई प्रोग्राम हो जाता है आपके यहाँ, तो गुटबाजी के बड़े आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। उसे लेकर कहा जाता है कि कैसे गुटबाजी पर पार पाएंगे युवा प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, मेरे गुरु ने सिखाया कि अपना काम करते रहना, चलते रहना चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और कोई भी नेता यहाँ गुटबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि करण मेहरा अगर हल्द्वानी में बीजेपी को घेर रहा है तो प्रीतम सिंह उनको देहरादून में घेर रहे हैं, हरीश रावत जी हरिद्वार में घेर रहे हैं। और कभी कभी हम यदा कथा हम साथ भी होते हैं। परसों के कार्यक्रम में मैं और प्रीतम सिंह साथ थे, कल के कार्यक्रम में मैं और हरीश रावत साथ थे, उससे पहले जो गोपेश्वर में कार्यक्रम हुआ उसमें मैं और गणेश गोदियाल जी साथ थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे नेताओं का हर कार्यक्रम में साथ उपस्थित होना संभव नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है। हम सब मिलकर बीजेपी के कुकृत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को सपने दिखाकर सत्ता को छीना गया, जिस तरीके से महंगाई हटाने के नाम पर, बेरोजगारी हटाने के नाम पर कांग्रेस को बाहर किया गया, आज उससे दुगनी स्थितियां खराब हो गई हैं। आज बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो डॉलर कांग्रेस 60 रुपये में छोड़ के गई थी वो डॉलर आज 83 रुपये का हो गया। इकोनॉमी घट गई, चाहे वो संजय भाई हों चाहे वो करण भाई हों। हमारा बैंक में जो थोड़ा बहुत जो हमने मेहनत से पैसा जमा करके रखा है वो हमारे बिना खर्चा करे हुए कम हो रहा है। हम 60 रुपये का डॉलर ले लेते थे, आज 83 रुपये का डॉलर है। मतलब जो सामान हम 60 रुपये का खरीदते थे अब हमको 83 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। और
गंदे गंदे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि साहब तनख्वाह भी बढ़ गए, ये भी हो गया। अरे बेरोजगारी बढ़ गई, 70,000 से ज़्यादा नौकरियां तुमने रेलवे की ख़त्म कर दी, 30,000 के आसपास नौकरियां तुमने MES की ख़त्म कर दी, SSB की तुमने पूरी सिविल विंग ख़त्म कर दी। आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग? सारे अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर रहे हैं। भारत की सेना को कमज़ोर करने के लिए आपने अग्निपथ योजना लागू कर दी। रसा आज उस चीज़ को झेल रहा है। शुरू में यूक्रेन और रसा के झगड़े में हम कह रहे थे कि साहब यूक्रेन को तो 1 हफ्ते में हरा देंगे, 15 दिन में हरा देंगे। आज 4 महीने हो गए, रसा की नाक पे दम हो गया, क्योंकि स्किल्ड फौज नहीं है और वहाँ किराए की फौज है 75%। वही हाल ये उत्तराखंड और पूरे देश का करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड के लिए तो इतना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर ये उत्तराखंड है। हमारे हर गाँव से लगभग हर परिवार से फौज में लोग हैं। जब ये होगा तो इससे पलायन भी बढ़ेगा। अब वो गाँव में मिलने वाले सूबेदार चाचा, रिटायर्ड मेजर चाचा, कर्नल चाचा नहीं मिलेंगे, जिनकी पेंशन से गांव की इकोनॉमी चलती थी। किसी को मजदूर के रूप में काम मिलता था, दुकानों से सामान की खरीदारी में उस दुकान को चलाया जाता था। ये सब खत्म होगा और पलायन बढ़ेगा और देश की सीमाएं भी खतरे में आएंगी। चलिए करण भाई, पलायन की बात हुई है तो एक बात हो रहा है, क्योंकि आप खुद युवा हैं, विधायक रहे हैं और लगातार आपने उस ओर आवाज़ें भी उठाई हैं और लिखा भी है, बड़ा चर्चा भी आपकी रही है। तो ऐसे में हर बार सरकारें, देखिए आपकी भी रही हैं, आप सत्ता के भागीदार भी रहे हैं, सरकारें बीजेपी की भी रही हैं और आज आप विपक्ष में हैं, जो युवाओं के रोजगार की बात यहाँ लगातार होती रही है और स्वरोजगार की बात लगातार होती रही है। उसके बाद भी ऐसे कौन से कारण रहे कि दोनों सत्ताएं रहीं, लेकिन वो युवा आज भी अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है कि आखिर उत्तराखंड बनने के बाद भी हम जहां थे वहीं खड़े हैं। वो कमियां कहां आपको लगी? इसमें कांग्रेस की का पक्ष मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम हुए। नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पे सिडकुल की स्थापना हुई और लोगों को रोज़गार मिला और बहुत बड़े बड़े काम हुए। हरीश रावत जी ने भी अनेकों काम किए। मेरा गांव मेरी सड़क, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, मेरा वृक्ष मेरा सम्मान, और उसके साथ साथ पलायन को रोकने के लिए, दुग्ध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पलायन रोकने के लिए उन्होंने प्रति लीटर 4 रुपये की प्रोत्साहन राशि रखी। अगर कोई माँ 10 लीटर दूध तैयार करती है तो उसको 40 रुपया अतिरिक्त प्रत्येक दिन सरकार भुगतान करती। ये काम कांग्रेस ने किए ताकि पलायन रुके और लोग अपने गाँव में रह के ही स्वरोजगार कर सकें। और ये सारे काम हमारी बड़ी बड़ी सड़कें बनना, फ्लाईओवर्स बनना, सिडकुल की स्थापना और ये जितने पेंशन्स में बढ़ोतरी हुई, अनेकों किस्म की विधवा परित्यक्ता, पत्रकारों की पेंशन, ये सारे काम जो हैं कांग्रेस के समय पे हुए। और उसके बाद भी पूरे प्रदेश को केवल 35,000 का कर्ज था 2017 तक। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्जा लिया। आज प्रदेश 1,05,000 करोड़ के कर्ज में है। मतलब हर बच्चा 26,000 करोड़ के कर्जे में है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। तो ये हाल इन्होंने प्रदेश का कर दिया। कोई उल्लेखनीय कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती कि जिससे उनने पलायन को रोकने की कोशिश की होगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इंदिरा आवास मिलता था, प्रत्येक गाँव को लगभग 1 आवास प्रत्येक वर्ष मिल जाता था ब्लॉक के माध्यम से। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का ढिढोरा पीट रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश का आप आकलन करें तो कई ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें पूरे ब्लॉक में 1 या 2 या 3 मकान आए या 10 मकान आए हैं, जबकि पहले से अगर एक ब्लॉक में 120 गांव हैं, ग्राम सभाएं हैं, तो 120 के आसपास आवास आते थे। तो ढोल पीटने वालों में और काम करने वालों में फ़र्क होता है। कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस काम करती है, करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी झूठे आश्वासन, झूठी बातें करती थी, करती है और करती रहेगी। अच्छा करण भाई, हमेशा ये कहा गया उत्तराखंड के अंदर कि यहाँ पर नौकरशाही हावी रही है, इसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि सरकारें कोई भी रही हो और शायद यही कारण है कि जो नीतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर बननी चाहिए थी उसमें शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई। निश्चित ही आंदोलनकारी शहीद परिवार अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमको जब हम लोग आंदोलन में थे, हम लोग विपिन त्रिपाठी जी के साथ जब जेल में रहे, उस समय हम लोग को ये कहा जाता था रोज़गार हमारा होगा, खेल हमारा होगा।
पर्वत हमारा है, यहाँ की हर चीज़ में हमारा अधिकार होगा, आज वैसा कुछ नहीं हो रहा। जब हम लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से अलग हुए, उस समय जब एजिटेशन के रीजंस थे वो ये थे कि लखनऊ में बैठ के जो पॉलिसीज़ बनती हैं उन पॉलिसीज़ में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि उत्तराखंड की टपोग्राफी क्या है, हमको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी माँ बहनों को गांव में किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, किस तरीके से रोज़गार घट रहा है और पलायन बढ़ रहा है, हमारे खेतों को सूअर और बंदर नष्ट कर रहे हैं, हम क्या करें। अगर हम कोई भवन बनाना चाहते हैं तो पर्यावरण की वजह से वो भवन हम नहीं बना सकते, हमारी सड़कें फॉरेस्ट में अटक रही हैं। तो ये सारी तमाम किस्म की समस्याएं थी जिनको लेकर आंदोलन हुए और माताएं अपने बच्चों को घर में छोड़ के आंदोलन में आई, पत्रकार साथी अपने नौकरी को खतरे में डालकर नौकरियों में आए, कई नौजवान, कई सरकारी कर्मचारी भी यहाँ तक कि अपनी नौकरियों को खतरे में डाल के इस आंदोलन में आए। लेकिन जब राज्य बन गया 22 साल के बाद हम अपने को उसी स्थिति में देखते हैं, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। आपने अधिकारियों के, कर्मचारियों के हावी होने की बात कही, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक सवार बिगड़ैल घोड़े की ठीक से सवारी नहीं कसता, उसकी लगाम को टाइट नहीं करता, उसकी जीन को कसता नहीं है, तब तक वो अच्छा घुड़सवार नहीं होता। और दुर्भाग्य कहूँगा कि राज्य में ऑफिसर्स हावी हैं, योजनाओं में यह हाल है कि सरकार के द्वारा मोदी जी ने कहा स्मार्ट सिटी की बात, पैसा भी आया, मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो, लेकिन विधायक, मेयर ये जो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री की, सरकार की, मोदी की बात सुनने को अधिकारी तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी का पैसा बुरी तरह से खुर्द-बुर्द हुआ है। तो इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि राज्य में चल क्या रहा है। बहुत बड़े बड़े विषय हैं जिसमें कई अधिकारियों का नाम लेकर मैं एक प्रदर्शनी बहुत जल्दी लगाने वाला हूं, जिसमें कुछ उच्चाधिकारियों के कारनामों की फ़ोटोज़, उनके द्वारा बने हुए वीडियोज़, उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों की हम प्रदर्शनी इस कार्यालय में लगाएंगे और आम जनता के लिए उस प्रदर्शनी को खोल के रखेंगे, ताकि उनको पता चले कि भ्रष्ट अधिकारियों ने इस राज्य का हाल क्या कर दिया है। मतलब तैयारियां पूरी कर रखी हैं करण जी ने? निश्चित भाई, हम स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं और जब हमको लगेगा कि हमको ये सब चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले सुधार हो जाए। हम किसी की इमेज ख़राब करना नहीं चाहते, हम चाहते वो अधिकारी खुद सुधर जाएं। लेकिन अगर नहीं होगा तो हम निश्चित तौर पे बाय नेम उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनके वीडियोज़ और उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों की एक पूरी प्रदर्शनी यहाँ लगाने का काम करेंगे। आपको नहीं लगता करण भाई, अगर ऐसा कुछ है तो वो वास्तव में सार्वजनिक होना चाहिए? कम से कम उत्तराखंड का कुछ तो भला हो। अगर ऐसे लोग हैं वास्तव में तो उनकी तस्वीरें सामने आनी चाहिए। कुछ विषयों पे मैंने कुछ विषयों पे बात आदरणीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है और कुछ विषयों में उन्होंने स्टेप भी उठाए हैं। और मैं ये चाहता हूँ हम समय दें, क्योंकि एकदम से इतने वर्षों से बिगड़ी हुई व्यवस्था को एकदम से नहीं सुधारा जा सकता। हम मौका दे रहे हैं। मैंने जो डीजीपी वाला विषय कहा, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री से किसी योग्य व्यक्ति को यहाँ लाया जाए ताकि अंकिता दोबारा ना मरे। मैं चाहता हूँ कि केदार दोबारा ना मरे जी। मैं चाहता हूँ कि लोगों को न्याय मिले। हाँ, 22 वर्ष हमें हो गए हैं लगभग, और इन 22 वर्षों में भी आपने देखा होगा, आज भी सरकारें कोई भी रही हो, हमेशा एक बात रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये क्यों नहीं कर पाए? ऐसी कौन सी कमियां हमारे अंदर रह गई कि जो हमारी मूल मांग थी, सबसे पहली मांग यही थी कि जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, उस पर बात होनी चाहिए। कुछ कदम उठाए गए थे पूर्व में, जो दुर्भाग्य कहूँगा कि नहीं हो पाए। सबसे पहले शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि हम उसके शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएं, वहाँ काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल बढ़ाएं। शिक्षा में हाल यह है कि जो अध्यापक एक सामान्य परिवारों से हैं, वो दुर्गम में हैं, कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो मंत्रियों के, अधिकारियों के, मुख्यमंत्रियों के परिजन हैं, उनको अटैच कर दिया जाता है देहरादून में। और ये प्रकरण आपने भी काफ़ी दिखाया था संजय भाई, मुझे याद है कि मुख्यमंत्री की पत्नी देहरादून में है, फलाने की पत्नी यहाँ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे जो आम टीचर है, जो काम करता है, वो अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करता है, उसका मनोबल गिरता है। जो
5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाके बच्चों को शिक्षा दे रहा है और उसको लगता है कि उसको तो पुरस्कार नहीं मिल रहा, लेकिन जो नेताओं के संपर्क में हैं या नेताओं के चहेते हैं उनको अवार्ड मिल रहे हैं, उनको पोस्टिंग भी अच्छी मिली, तो इससे मनोबल टूटता है। एक तो इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो शिक्षा अधिकारी लोग हैं, शिक्षा अधिकारी लोग लंबे समय से वाहन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनके पास पूरे पूरे ब्लॉक हैं जिसमें 100 कुछ से ज़्यादा गांव हैं, उतने ही विद्यालय हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, और उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो टैक्सी में जाएँ आए। कई महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो एक मेरे ख्याल से हर ब्लॉक में, विकासखंड में शिक्षा अधिकारी को एक गाड़ी दिया जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब शिक्षा जैसे क्षेत्र में अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ये डिसाइड करना पड़ेगा प्रदेश को कि उनकी प्रायोरिटी है क्या, शिक्षा उनकी प्रायोरिटी में है या नहीं है। शिक्षकों की तैनाती कर दी जाती है साहब जनगणना में, शिक्षकों की ड्यूटी जाती है मतगणना में। क्यों भाई? आप क्यों नहीं अपने पीआरडी के जवानों को इनको ट्रेनिंग कराते हैं, इनको रोज़गार भी मिलेगा और इनसे काम भी होगा, शिक्षा बाधित भी नहीं होगी। क्या शिक्षक का काम घर घर जाके घंटी बजाकर वो कागज़ भरने का है? क्या शिक्षक का काम वहाँ चुनाव की ड्यूटी करना है? शिक्षा को बहुत मान सम्मान देने की आवश्यकता है और शिक्षकों का इस्तेमाल राज्य की जो भविष्य है उसकी बेहतरी के लिए होना चाहिए। शिक्षक का इस्तेमाल, शिक्षक को ऐसा लगता है शिक्षा को सबसे नीचे दर्जे में रखा गया है, जो काम कोई नहीं करेगा उसको शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को रोक कर ही हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जी करण भाई, एक और चीज़ है कि खनन को लेकर हमेशा आरोप लगते रहे हैं। सरकारें कोई भी रही हो, अवैध खनन ये शब्द बहुत तेज़ी से दौड़ा है, लेकिन जब देखा जाए कि जब बातें होती है कि आखिर कौन सा अवैध खनन, वो कौन से कागज़ हैं या कहाँ अवैध खनन हो गया, तब मामला शून्य हो जाता है। तो ये जो खनन है, इससे लेकर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि अवैध खनन हर कोई बोलता है, अभी आप बयान ले लो तो सब बोलेंगे कि अवैध खनन हो रहा है, खनन के रूप में यहाँ पर गंगा खोद दी गई है, ये भी कर दिया गया है, नदियाँ खाली कर दी, यहाँ तक कि पुल तक गिर गए, वो भी आपके सामने है। तो ये जो अवैध खनन है, ये वास्तव में क्या है और इस पर कैसे अंकुश लगे और कैसे ये पता लगे कि ये अवैध है और ये वैध है? वैध के लिए पट्टे दिए जाते हैं और प्रॉपर उसको एक मात्रा दी जाती है कि इतने घन मीटर या इतना आप रेत या पत्थर निकाल सकते हैं और उसके रमन्य करते हैं। वो तो मतलब सरकार के द्वारा दिया गया है। उसके अलावा जो रात्रि काल में हो रहा है या नेताओं की शैप है, जो बुग्गियाँ चलती हैं रात रात भर, नदियों में खनन हो रहा है, इसके लिए वहाँ के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी या उनको ऊपर कुछ चीज़ें फिक्स की जानी चाहिए कि अगर ये होगा तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। असल में अभी तो बीजेपी की सरकार ने इसको लीगलाइज कर दिया मेरे हिसाब से। जो रेते का रेट 30 रुपया क्विंटल था फॉरेस्ट का फिक्स, जो कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल में 24 से 26 रुपये था और ऑक्शन होने के बाद वो 30 से 40 के बीच में जाता था, अब 7 रुपये के हिसाब से आपको प्राइवेट खनन की परमिशनें मिल गई हैं। तो उससे बहुत बड़े नुकसान इस राज्य को हुए हैं। एक तो आप देख रहे होंगे कि क्रशर मालिकों ने बड़े बड़े इलाके खरीद के उनमें खनन की परमिशन लेके स्टॉक इतना कर लिया है कि जो सामान्य तौर पर खनन होता था गौला में, दाबका में, रामनगर से लगी हुई नदियों में, तो वो बंद हो गया। इस बार गौला में खनन शुरू ही नहीं हो पाया, जबकि ये होता था कि जून में बरसात के साथ गाड़ियां जो हैं सरेंडर की जाती थी और 1 अक्टूबर को जैसे ही खनन स्टार्ट होता था वो गाड़ियां अपने आप को रजिस्टर करती थी। तो आज 40,000 गाड़ियां, लगभग 4,000 से ज़्यादा जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो आज खाली बैठे हुए हैं। गौला में खनन नहीं हो रहा है क्योंकि स्टॉक इतना कर लिया है क्रशर मालिकों ने इन 7 रुपये के हिसाब से। उससे सरकार के कोष में भी कमी आई है और उससे जो हजारों लाखों लोग जो खनन के कारोबार में, गरीब मजदूर, वो गाड़ी वाहन वाले, वो ट्रैक्टर वाले आज बेरोजगार हो गए हैं, जिनको का घर इससे चलता था और सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होता था। खुली लूट इस प्रदेश में चल रही है और यहाँ के कई अधिकारी इसमें लिप्त हैं और उन अधिकारियों को भी हम जल्दी ही एक्सपोज आपके सामने करेंगे। अच्छा करण भाई, जो खनन नीति है उसे लेकर आपके सवाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो गलत है? निश्चित ही गलत है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो प्रकृति का जो से जो निकासी है, प्रकृति को जो नुकसान है वो
कम होता था, वो चैनलाइज था और उसमें कंट्रोल था। लेकिन जो नीति अभी लागू हुई है इसमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जो 7 रुपये घन मीटर वाली बात मैं कर रहा हूँ, इसमें पहले से अगर करण मेहरा को या आपको या किसी साथी को अगर खनन की आवश्यकता होती थी, प्राइवेट वो अगर अपने लिए खनन की परमिशन मांगता था, उसके कुछ नियम थे। जियोलॉजिस्ट से उसमें रिपोर्ट लगती थी, पर्यावरण की रिपोर्ट लगती थी, वो सारी चीज़ें अब गौण हो गई, उसका कोई ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। और उसकी वजह से बुरी तरीके से धरती माँ का जो है दोहन हो रहा है और प्रकृति बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। साथ ही लोगों का रोजगार भी जा रहा है और सरकार को रेवेन्यू में भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और करण भाई, एक और मुद्दा आजकल लगातार चल रहा है, चर्चा भी आपने देखी होगी कि ब्लैकमेलिंग को लेकर बड़ा शोर चारों तरफ है। कैसे देखते हैं उत्तराखंड के अंदर इन चीज़ों को आप? निश्चित ही ब्लैकमेलिंग है तो गलत चीज़, और लेकिन जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है उनको भी अपने आचरण पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करने के लिए साधन कैसे उपलब्ध हो रहे हैं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और हमको भी अपनी शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर कोई ब्लैकमेलर है और उसकी पहचान हो गई है तो उसके विरुद्ध पूरे समाज को एक होना चाहिए। समाज अगर बहिष्कार करे, समाज अगर उसको तवज्जो ना दे तो ब्लैकमेलिंग करेगा कैसे? अच्छा करण भाई, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि समय आपका बड़ा कीमती है। अब कांग्रेस की आगे की जो एजेंडा है, आगे की जो नीतियां हैं, वो क्या है आने वाले दिनों में? वो कौन से बड़े प्रदर्शन या बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिस पर कांग्रेस बाहर निकल कर आएगी? अभी हम इस पे चल रहे हैं कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, भारत का जो ताना बाना है इसको बनाए रखें, जो आपसी सौहार्द, वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में एक संगठन और एक पार्टी पूरे देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि उससे राष्ट्र को खतरा हुआ है। राष्ट्र की सीमाओं को लेकर हमारी चिंता है कांग्रेस की। जिस तरीके से 74 किलोमीटर से ज़्यादा चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया है, हमारी धरती पर उसने गांव बसा लिया है, सरकार का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर उस पर कोई बात नहीं करता। नेपाल जैसा देश हमारी भूमि में कब्जा कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर उस पर बात नहीं करता। फॉरेन पॉलिसी हमारी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, हमारे से जो संबंध अगल बगल के राष्ट्रों के थे वो खराब हो रहे हैं, उस पर हमको लोगों को अवेयर करना है। साथ में जो चाइना के लिए थ्रेट थी एसएसबी, उस एसएसबी की सिविल विंग को पूरी तरीके से मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। जो गुर्रिल्ले तैयार करती थी, चाइना डरती थी जिस एसएसबी से, और हमारे बॉर्डर सुरक्षित थे, उसको कमज़ोर किया जाना, ये सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। रोज़गार कैसे हम लोगों को दें, कैसे हम युवाओं को पलायन से रोकें, इस पर कांग्रेस काम करने जा रही है। और हम बहुत जल्दी एक ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जिसके लिए हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे हमारा खाका तैयार रहेगा और हम यहाँ के मैक्सिमम युवाओं को किसी ना किसी रूप में रोज़गार देने की तैयारी कैसे होगी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय मंथन कर रही है, जनता को अवेयर कर रही है, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके छोटी छोटी गाँवों में, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर लोगों को वापस उनका प्राइड याद दिला रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, किस भारत माता की हम बात करते हैं। भारत माता जिसको अंग्रेजों ने शोषित कर दिया था, जिसको शोषण कर करके कमज़ोर कर दिया था, उसमें आईआईएम बना, आईआईटीज़ बनाना, स्कूल्स बनाना, कॉलेज बनाना, होटल मैनेजमेंट बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलना, मेडिकल कॉलेजेस खोलना, ये नेहरू जी और उनकी पॉलिसी का नतीजा है। इंदिरा जी ने बैंकों का कैसे राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे किस तरीके से खोले, कैसे उनका दोहन करने वाले धन्ना सेठों को उन्होंने पीछे किया, ये सारी चीज़ें हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य केवल कांग्रेस के साथ सुरक्षित है। और इसकी तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से लगी है। हम संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो सपना है, जो वो निर्देश उन्होंने मुझे दिया है कि हमको पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी में चेंज करना है, ताकि कोई नेता अगर धोखा दे के पार्टी को जाए तो वो अकेला जा सके, पार्टी का कैडर उसके संग मूव ना हो और हमारा कैडर जिंदा गांव में रहे। और कांग्रेस देश के लिए बहुत आवश्यक है, ये बात हम समझते हैं। देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस बहुत आवश्यक है, ये हम समझते हैं। देश की तरक्की और विकास के लिए कांग्रेस आवश्यक
है, ये हम समझते हैं। और भारत माता की रक्षा करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत करने के रास्ते पर लेके चल रहे हैं। अच्छा करण भाई, एक सवाल आपसे, पर्सनल सवाल है कि जब करण महाराज जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, ये एक आम लोगों की एक चर्चा भी है, तब बड़ा हंसमुख रहते थे, बड़ा हंसते थे, बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो कौन सा बोझ आ गया कि आजकल बड़े गंभीर दिखते हैं और कह रहे हैं कि आप हंसते नहीं हैं। देखिए इतनी देर से आप बैठे हैं तब भी आप मुस्कुराकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या संदेश अपने युवा, देखिए, गरीब का जो बच्चा जल्दी कांग्रेसी है, गरीब का बच्चा कबीरदास जी कहते हैं कि गरीब का बच्चा जल्दी सयाना, और मैं गरीब का बच्चा हूँ। जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं उसने मेरे माथे पे बल डाले हैं। प्रदेश की हालत देख के कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं संजय भाई जी। जब मैं अंकिता के बारे में सोचता हूँ, उसके संग जो हुआ है, उसमें जिस तरीके का रुख राजनेताओं का, जिस तरीके का रुख प्रशासन का रहा है, वो अंदर से हिलाने वाला है। ऐसे में हंसी कैसे आएगी? आप सोचो ना भाई कि एक लड़की के माँ बाप परेशान हैं कि उनकी बेटी के संग इतनी बड़ी घटना घट गई और उसमें फॉरेंसिक जांच को प्रभावित किया गया, उसके लिए कोई उस मदद करने वाला नहीं रहा। और एक संगठन ऐसा जो अपने को बड़ा साफ सुथरा बताता है, आरएसएस और बीजेपी, उनकी महिला नेत्रियां इस पूरे प्रकरण में चुप रहीं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैं उनकी बुराई के लिए नहीं कह रहा हूँ। कम से कम वो मातृशक्ति को तो बाहर आना चाहिए था कि अंकिता को न्याय मिले। एक लेडी केवल आई ऋषिकेश की, भारतीय जनता पार्टी की, जो अंकिता के पक्ष में बोली और उसको पार्टी से बाहर कर दिया। किसी दूसरी बहन ने विरोध नहीं किया कि वो गलत क्या कर रही है, क्यों उसको पार्टी से निकाला। हालांकि ये उनका पारिवारिक मामला, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन मेरे लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी कुछ गलत करे तो हम को अंकुश लगाना चाहिए, हम कुछ गलत करें तो बीजेपी को अंकुश लगाना चाहिए, ताकि शुचिता बची रहे। ये कारण मेरा की चिंता का विषय है। और इसीलिए माथे पे बल भी हैं और गंभीरता भी हो गई है, क्योंकि इतने खराब चीज़ें इस राज्य में इस समय चल रही हैं जिसने मुझे चिंतित किया है। मुझे पार्टी की चिंता के साथ साथ सामाजिक चिंता भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और शायद फिर से वो सुनहरे दिन, वो अच्छे दिन आएंगे जिसमें आप जैसे साथियों के संग हमको बैठने का मौका मिलता था। अभी तो केवल जो खराब चीज़ें उनको सुधारने में लगा हुआ हूँ। वक्त जो मिला तो तेरी जुल्फ भी सुलझा दूंगा, अभी तो उलझा हुआ हूँ वक्त की जुल्फ सुलझाने में। भाई इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं चलिए, बिल्कुल लगता है कि करण भाई वापस करण वाले तेवर में दिखेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड। बहुत सारी बातों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अभी भी हैं जिस पर वास्तव में उत्तराखंड के अंदर चर्चा होनी चाहिए। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।